स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ये भू आकृति विज्ञान और भू भौतिकी विज्ञान का एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा विश्व में जितने नवीन वलित पर्वत हैं, विश्व में जितने भी क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी की क्रिया होती है, जितने महासागरीय गर्त हैं, महासागर में जितने भी ट्रेंच हैं, जितने भ्रंश हैं, दरार हैं, भूपटल का निर्माण, भूपटल का विनाश, इन सारी चीज़ों के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में एक सटीक और विश्वसनीय व्याख्या प्रस्तुत की है इस सिद्धांत ने। इसलिए सिद्धांत को एक क्रांतिकारी सिद्धांत कहा जाता है। तो सबसे पहले ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या? तो इसमें दो शब्द हैं, एक है प्लेट और एक है विवर्तनिकी। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? प्लेट का मतलब होता है कि हम धरातल से भूगर्भ में जब जाते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम जब देखते हैं, हालांकि मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो लेक्चर है वो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब हम जाते हैं भूपृष्ठ से कृष्ठ से, तो गहराई में जाने पर 100 किलोमीटर मोटा जो स्थलखंड मिलता है, पृथ्वी में गहराई में जाने पर 100 किलोमीटर मोटा स्थलखंड, ये प्लेट कहलाता है। और ये जो प्लेटें हैं ये पृथ्वी में कई जगह पर टूटी हुई हैं, सीमांत किनारे हैं इनके। अभी इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। और विवर्तनिकी जो दूसरा शब्द है, विवर्तनिकी का मतलब होता है हलचल। विवर्तनिकी का मतलब होता है हलचल। तो इन प्लेटों में होने वाली हलचल को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। लेकिन ये हलचलें कैसी होती हैं, वो कौन सी गति है जिसकी वजह से इतनी विशालकाय जो प्लेट हैं, इतनी भारी भरकम प्लेट, इनमें मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, उन गतियों की भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ये समझ लीजिए ये किसी एक के द्वारा दिया गया सिद्धांत नहीं है, बल्कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे भूगर्भवेत्ताओं ने जो सिद्धांत दिए हैं, उनके सारे सिद्धांतों का एक सम्मिलित रूप है, उनके सारे सिद्धांतों का एक संश्लेषित रूप है, और संश्लेषित रूप में ही ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है। तो इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से विद्वान हैं जिनका इसमें अहम रोल है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो इसमें सबसे पहले विद्वान हैं जिनका नाम है वैगनर। देखिए, जो अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें तो ये जो सिद्धांत मुख्यतः जो दिया गया, ये 1960 के दशक में दिया गया। ये सिद्धांत 1960 के डिके में ये दिया गया। इसमें 3 लोगों के जो सिद्धांत हैं उनका इसमें संश्लेषण आपको देखने को मिलेगा, उनको मिलाकर के यह सिद्धांत दिया गया है। जिसमें पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है वैगनर। आपने सुना होगा वैगनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सिद्धांत 1912 के आसपास वैगनर के द्वारा दिया गया। एक जर्मनी विद्वान है वैगनर। वैगनर ने बताया कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी में आज जितने भी कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे जो महाद्वीप थे वो एक थे, और सारे महाद्वीप स्थल खंड के रूप में, स्थल के रूप में एक थे। इसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। और उसके आसपास सारा का सारा जल वाला भाग था जिसे इन्होंने पेथालसा कहा। तो महाद्वीप, पेंजिया और जल वाला भाग जिसको इन्होंने पेथालसा कहा। बाद में इन्होंने बताया वैगनर ने कि जो पेंजिया था, पेंजिया का विखंडन हुआ। पेंजिया का विखंडन 2 भागों में हुआ। उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर था उसको इन्होंने नाम दे दिया टेथिस सागर। अब देखें, फिर उन्होंने बोला कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे उनका पुनः विखंडन हुआ, और अंगारा लैंड का जो विखंडन हुआ तो ऊपर के जो विषुवतीय क्षेत्र में जो ऊपर के जो महाद्वीप हैं, इक्वेटर के ऊपर जो कॉन्टिनेंट है उनका निर्माण हुआ, और इक्वेटर के नीचे जो महाद्वीप है उनका निर्माण गोंडवाना लैंड के विखंडन से हुआ। बाद में इन्होंने बताया कि किस तरीके से विखंडन होने के बाद ये जो महाद्वीप थे एक दूसरे से अपोजिट दिशा में गए। तो इन्होंने ज्वारी बल और विषुवतीय क्षेत्र में जो उभार है, ज्वारी बल और बहुत सारे ऐसे रीजन देकर के अपनी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। खैर, लेकिन जो भी हो,
हालांकि कुछ बातें इनकी मान्य नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि जो पेंजिया है, पेंजिया स्थलखंड जो है वो श्याल से बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। और जो महासागर है, मतलब महासागर को इन्होंने क्या कहा, पैथालसा कहा। जो पैथालसा है वो सीमा से मिलकर के बना है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। और इनका ये मानना था कि जो श्याल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब ये कि जितने भी जो महाद्वीप हैं वो महाद्वीप महासागर के ऊपर तैर रहे हैं। तो ये वैगनर का सिद्धांत था। और इन्होंने बोला जो महाद्वीप महासागर के ऊपर तैर रहे हैं, और इनकी एक बात जो थी जो कंट्राडिक्टी थी वो ये कि महाद्वीप और महासागर आपस में टकराव हुआ, टकराव होने की वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ। हालांकि पहले इन्होंने कहा कि दोनों आपस में तैर रहे हैं और फिर इन्होंने बोल दिया कि पर्वतों का निर्माण हुआ। खैर, लेकिन इस दिशा में सबसे पहले जो पहल की वो वैगनर के द्वारा की गई। वैगनर ने अपना बड़ा अहम योगदान दिया है और इनका जो सिद्धांत है उसको आप याद रखें, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। चलिए, दूसरे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हैरी हेस। सेकंड नंबर पे लिखा है हैरी हेस। बहुत सी जगह आपको मिल जाएगा कि प्लेट वर्तनी सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हेस ने दिया। हालांकि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इस सिद्धांत को देने में वो हैरी हेस का है। किसका योगदान है? हैरी हेस का योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान है। क्योंकि हैरी हेस के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, इस सिद्धांत का नाम है समुद्री नीतल प्रसार सिद्धांत। लिख लीजिएगा इसे आप। हैरी हेस ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है समुद्री नीतल प्रसार सिद्धांत। ये समुद्री नीतल प्रसार सिद्धांत क्या है इसको हम समझ लेते हैं। इन्होंने कहा, हैरी हेस का मानना है कि जो महासागर है, महासागर के बीच में एक दरार है। महासागर के बीच में एक दरार है, बहुत गहरी दरार है, जिससे लगातार मैग्मा ऊपर आ रहा है। मैग्मा लगातार ऊपर आ रहा है और महासागर में जो दरार है उससे दोनों दिशाओं में प्लेटें जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अपोजिट दिशा में प्लेटें जा रही हैं। नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है, प्लेटें दो विपरीत दिशा में जा रही हैं। और प्लेटें आगे बढ़कर जब महाद्वीपों के पास जाती हैं तो महाद्वीप में जाकर के, चूंकि जो महासागरी प्लेट है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो प्लेट नीचे होती है, महाद्वीपी प्लेट ऊपर होती हैं। तो वो महाद्वीप में सबडक्ट करती है, उसका प्रविष्ठन होता है। और उसका प्रविष्ठन होने के बाद अंदर ही अंदर वो प्लेट जो है वो फिर चलती है और फिर वो महाद्वीप और महासागर के किनारे ऊपर आती है। और इस तरीके का पूरा एक चक्र जो है चलता रहता है, एक कन्वेचर बेल्ट की तरह। जैसे कन्वेचर बेल्ट मतलब आपने जैसे आटा चक्की में जो एक पट्टा होता है, आटा चक्की की मशीन जो होती है उसमें जो पट्टा होता है वो जिस तरीके से काम करता है, इसी तरीके से इन्होंने बोला कि जो महाद्वीप और महासागर हैं, ये भी जो महासागरी जो भूपटल है वो भी इसी तरीके से चलता रहता है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि एक प्लेट जो है वो नष्ट भी होती है और एक लावे के निकलने से फिर नवीन संरचना का निर्माण भी होता है। तो इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से नवीन भूपटल का निर्माण हो रहा है और किस तरीके से भूपटल का विनाश हो रहा है। मतलब जो प्लेट भूगर्भ में अंदर चले गई, अधिक तापमान की वजह से वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। वो पिघल करके तापमान की वजह से मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगी। और जहां दो प्लेटें आपस में दूर जाएंगी वहां क्या होगा? नीचे का जो मैग्मा है प्रेशर कम होगा, दबाव कम होगा, मतलब अपसरण जिसको हम बोलते हैं, कन्वर्जन जिसको हम डाइवर्जन हम जिसको बोलते हैं। तो दो प्लेटों के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा, ऊपर आने से जो मैग्मा जमेगा उससे जो जिस भूपटल का निर्माण होगा वो नवीन भूपटल कहलाएगा, नया भूपटल कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप उस दरारी क्षेत्र से, महासागर में जो दरार है वहां से दूर जाते जाएंगे तो आपको पुरानी चट्टानें देखने को मिलेगी, लेकिन उस कटक के किनारे आपको, जहां से मैग्मा ऊपर आ रहा है, वहां पर आपको नवीन चट्टानें देखने को मिलेगी। बात समझ में आई? इनने जो समुद्री नीतल प्रसार सिद्धांत दिया है उसको यहाँ पर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखें, उन्होंने बोला, हालांकि इधर यहाँ मैंने एक नीचे पट्टा आपको नहीं दिखाया हुआ है। देखिए, जो प्रशांत प्लेट है, पैसिफिक प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इसमें जो प्रशांत प्लेट है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये प्लेट जो है वो अंदर सबडक्ट करती है। तो ये देखिए नीचे जा रही है और नीचे जाने के बाद ये फिर इस तरीके से ये पूरा का पूरा चक्र जो है ये चलता रहता है। ठीक है, दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद बीच का भूभाग जो है वो ऊपर उठता है और ये जो प्लेट अंदर सबडक्ट कर रही है, अंदर प्रविष्टन हो रहा है, वो अंदर ही अंदर जाकर के फिर इधर
बाहर निकलती है और इस तरीके का एक चक्र जो है चलता रहता है। ये उत्तर अमेरिकी प्लेट और ये यूरेशिया प्लेट है। ये देखो यहाँ पर एरो बने हुए हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से 100 किलोमीटर मोटा स्थलखंड या प्लेट जो है उनके क्षेत्र में क्या होता है, दरार का निर्माण होता है और नीचे का जो मैग्मा है वो लावे के रूप में ऊपर आकर के कटक का रूप ले लेता है। तो उत्तर अमेरिकी प्लेट और यूरेशिया प्लेट हमने पढ़ा था महासागरीय स्थलाकृतियों में। तो विश्व का जो सबसे लंबा कटक है जिसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। क्लियर। तो मध्य अटलांटिक कटक का जो निर्माण हुआ, इस कटक का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि उत्तर अमेरिकी प्लेट और जो यूरेशिया प्लेट है ये दोनों ही प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। क्लियर है। चलिए इसके अलावा एक प्लेट हमने और देखी जो यूरेशिया प्लेट है। यूरेशिया प्लेट और जो प्रशांत प्लेट है ये दोनों महासागरीय प्लेट हैं, लेकिन चूंकि इसमें पैसिफिक जो प्लेट है, पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो भूगर्भ में सबडक्ट करती है, जिसकी वजह से बीच में वलन हुआ और वलन होने की वजह से एक चाप का निर्माण हुआ। और जो जापान है, जापान एक चाप में ही स्थित है, मतलब यूरेशिया प्लेट और प्रशांत प्लेट दोनों के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। इसलिए आपको पता होना चाहिए जापान एक ऐसा देश है जहां विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां लगभग 150 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, 150 से ज़्यादा ज्वालामुखी। जैसे आपने फ्यूजियामा का नाम सुना होगा, आपने फोसा मैग्ना का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे ज्वालामुखी आपको जापान में देखने को मिलेंगे। क्लियर। क्योंकि जापान यूरेशिया प्लेट और प्रशांत प्लेट के सीमांत में स्थित है। क्लियर हुई ये बात। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो महासागरीय जो भूपटल है वह कन्वेयर बेल्ट की तरह घूमता रहता है और उसकी वजह से क्या होता है, भूपटल का विनाश भी होता है। जो प्लेट अंदर जाएगी वो नष्ट हो जाएगी और जहां दो प्लेटें दूर जाएंगी वहां पर क्या होगा, मैग्मा के जमा होने से नवीन भूपटल का निर्माण होगा। तो क्या ये समझ में आया आपको? अभी केवल इतना समझ लीजिए। तो ये किसने बताई ये बात? हैरी हेस ने बताई। तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था होम्स। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है संवहन तरंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? संवहन तरंग सिद्धांत। संवहन धाराएं आपने सुनी होगी, किसी भी चीज के गर्म होने से जो धाराएं उत्पन्न होती है उसको हम संवहन धारा कहते हैं। जैसे दूध का गर्म होकर के ऊपर उठना, ये संवहन धारा से ही संभव हो पाता है। क्लियर। चाय का गर्म होकर के ऊपर उठना किसकी वजह से? संवहन धाराओं की वजह से। तो इन्होंने क्या बोला, संवहन तरंग सिद्धांत जो दिया है होम्स ने, इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के विखंडन के कारण, रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन के कारण और चट्टानों के प्रेशर के कारण, चट्टानों के दबाव के कारण 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। कितनी गहराई में जाने पर? 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। इन्होंने दो कारण बताए तापमान बढ़ने के, होम्स ने, याद रखें इसको। एक इन्होंने बोला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका विखंडन हो रहा है, और दूसरा जो चट्टाने हैं उनका प्रेशर गहराई के साथ बढ़ रहा है। अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो चट्टानों का दबाव बढ़ रहा है और रेडियो सक्रिय तत्वों का विखंडन हो रहा है, इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन याद रखना, इन्होंने बोला गहराई में जब हम जाएंगे, पृथ्वी में गहराई में जाने के साथ 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ेगा। लेकिन याद रखें तापमान के बढ़ने की दर हमेशा यही नहीं होती है। क्लियर हुई ये बात आपको? तो 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, ये बात किसने कही? होम्स ने कही। तो होम्स ने जो सिद्धांत दिया है और उसी वजह से टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से नीचे जो चट्टाने हैं वो किस अवस्था में? पिघली अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में। वही चट्टाने क्या होती हैं वहां पर, फिर क्या होता है, वो पिघला हुआ जो मैग्मा है वहां संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं और उस वजह से नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर आता है, ऊपर धक्के देता है। जब धक्के देगा तो क्या होगा? भूकंप आएगा। अरे धरती में कंपन होगा तो भूकंप आएगा, और जब वही कमजोर धरातल को तोड़ के ऊपर आ जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? वॉल्केनो एक्टिविटी कहेंगे, ज्वालामुखी की क्रिया कहेंगे। उसी से किसका निर्माण होगा? ज्वालामुखी का निर्माण होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ये तीनों ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, हैरी हेस का समुद्री नीतल प्रसार सिद्धांत और होम्स का
संवहन तरंग सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांतों का संश्लेषित रूप है। तीनों सिद्धांतों को आपस में मिला दिया गया और आपस में मिला करके एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया गया और इस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्लियर? तो याद रहेगा आपको, ये तीनों ही सिद्धांतों का सिंथेसिस फॉर्म में या इनका संश्लेषण करके ये सिद्धांत दिया गया, जिसने भू भौतिकी, भू आकृति विज्ञान की बहुत सी जो जटिल समस्याएं थीं, वो समस्या की भाई पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इतने गहरे गहरे गर्त की उत्पत्ति कैसे हुई, ये नवीन भूपटल का निर्माण कैसे हुआ, भूपटल का विनाश कैसे हो रहा है, भूकंप एक निश्चित पेटी में क्यों आ रहे हैं, एक निश्चित पेटी में ही हमको ज्वालामुखी देखने को क्यों मिल रहे हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत ने। ये इंपॉर्टेंस है प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का। क्या ये बात समझ में आई है आपको? आगे कंटिन्यू करें? चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं, दो शब्द हैं यहां पर, प्लेट और विवर्तनिकी। प्लेट का मतलब क्या है? प्लेट का मतलब यह है कि जैसे ही आप भूगर्भ में जाएंगे तो हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखा था हमने, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी कहते हैं सबसे ऊपरी लेयर को। इसको हमने बोल दिया भू प्रॉपर्टी। बीच वाले भाग को हमने कहा मेंटल, और ये वाला जो आंतरिक भाग है इसको हमने कोर कहा। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? भू प्रॉपर्टी क्रस्ट होता है। अब ये जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट की जो गहराई होती है वो मात्र 35 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि जो प्लेट है, प्लेट की जो गहराई होगी वो कितनी होगी? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मोटी प्लेट होती है। अब इसको ये जो चित्र बनाया हुआ है या जो डायग्राम, इसका एक हिस्सा मैंने यहाँ पर काट लिया और काट कर इसका एक टुकड़ा जो है मैंने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको? तो ये एक टुकड़ा मैंने यहां पर निकाल लिया, उसी को मैंने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो 100 किलोमीटर की गहराई में गए तो 100 किलोमीटर, जीरो से लेकर के 100 किलोमीटर मोटा जो हिस्सा होगा पृथ्वी की गहराई में, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम प्लेट। क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे। और ऐसी हमारी पृथ्वी पर अमेरिकी अर्थ साइंस विभाग के द्वारा 13 प्लेटें हैं। टोटल कितनी प्लेटें हैं? 13 प्लेटें हैं। इन 13 प्लेटों में 7 प्लेट बड़ी प्लेट हैं और 6 छोटी प्लेट हैं। 7 बड़ी प्लेट हैं और 6 छोटी प्लेट हैं। अभी ये 7 बड़ी और छोटी प्लेट कौन कौन सी हैं उस पर मैं थोड़ी देर में चर्चा करने वाला हूं। क्लियर? चलिए, तो पृथ्वी में जब हम गहराई में जाते हैं तो 100 किलोमीटर में हमको मिल गई प्लेट। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं 100 के बाद 200 किलोमीटर की गहराई में, तो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये कितनी गहराई में है? ये हो गया 100 किलोमीटर और ये हो गया 200 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मोटे भाग को, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। और 100 से 200 किलोमीटर वाले भाग को हम कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल। अब ये जो दुर्बल मंडल है, अभी होम्स साहब ने क्या बोला था? इन्होंने कहा था जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। और 100 किलोमीटर के बाद जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि 100 से लेकर के 200 किलोमीटर तक की जो चट्टानें हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई के बीच में जो पृथ्वी की चट्टानें हैं वो अर्ध तरल अवस्था में। किस अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में, सेमी लिक्विड फॉर्म में, प्लास्टिक अवस्था में। इस वजह से इसके ऊपर जो प्लेटें हैं, हमने देखा प्लेटें कितनी हैं टोटल? 13 प्लेटें। 13 प्लेटें मतलब पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा 100 किलोमीटर में टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ है तो ये जो दुर्बल मंडल है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? चट्टानें पिघली अर्ध तरल अवस्था में, सेमी लिक्विड फॉर्म में, जिसकी वजह से ये प्लेटों में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है। और ये जो गति हो रही है वो 3 तरीके से हो रही है। कितने रूप में गति हो रही है?
तीन तरीके से गति हो रही है। एक गति वो हो रही है जिसमें दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। क्या कर रही हैं? प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अभिसरण। क्या कहते हैं? दूसरी क्रिया ये हो रही है जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट दिशा में जा रही हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं अपसरण। क्या कहते हैं? और तीसरी कंडीशन ये बनती है कि जहां पर दो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं लेकिन क्षैतिज रूप से प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं संरक्षक किनारा या संरक्षक सीमांत कहा जाता है। सीमांत मतलब फ्रंटियर। क्या ये बात समझ में आई आपको? फिर से मैं बोल रहा हूं कि 100 किलोमीटर गहराई वाला जो हिस्सा है इसको हमने बोला स्थल मंडल, और ये जो स्थल मंडल है ये 13 टुकड़ों में विभाजित है, 13 टुकड़ों में टूटा हुआ है, इसी को हम प्लेट कहते हैं। और 100 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर तक का हिस्सा अर्ध तरल अवस्था में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, जिसके ऊपर ये जो प्लेटें हैं वो स्थित हैं। और चूंकि ये टूटी हुई हैं इसलिए इसमें गति होती है, इसलिए इन प्लेटों में मूवमेंट होती है। लेकिन सवाल ये है कि 100 से 200 में ही अर्ध तरल अवस्था में क्यों है भाई? ये हमें कैसे पता चला? तो ये हमें पता चला भूकंपीय तरंगों से। किसने बताया हमको? भूकंपीय तरंगों का कहना है कि ये तरल अवस्था में नहीं है, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, बल्कि किस अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में। तो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आप लोगों ने पढ़ी है उसमें आपको पता है ना, आप अगर ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड आपको वीडियो देखना हो तो आप जाकर के देख सकते हैं, हमने अपलोड किया हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक आपको? तो जो दुर्बल मंडल है 100 से 200 किलोमीटर में अर्ध तरल अवस्था में, उसी वजह से उसके ऊपर जो प्लेटें हैं उसमें हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो मूवमेंट है वो तीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पहला मैंने आपको बताया, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो इसको हमने क्या बोला? अभिसरण, या इसको अभिसरण सीमांत भी कहते हैं, या इसे हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट फ्रंटियर कहेंगे। जब दो प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो इसको हम अपसरण की क्रिया कहेंगे, या इसे अपसारी सीमांत भी कहते हैं, डाइवर्जेंट फ्रंटियर। और तीसरी क्रिया ये होती है जिसमें दो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, इसको हम संरक्षक सीमांत या संरक्षक किनारा कहते हैं, जिसको हमने बोल दिया गार्जियन फ्रंटियर। ठीक है, तो ये आप याद रखें तीनों ही प्लेटों के बारे में, अभी उस पर मैं चर्चा करूंगा। जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं जिसको हमने अभिसरण बोला। अभिसरण प्लेट में क्या होता है? अभिसरण प्लेट में दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, इसको हम बोल देते हैं विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक प्लेट भूगर्भ में सबडक्ट करती है, अंदर जाती है, और अधिक गहराई में जाने के बाद वो क्या हो जाती है? तापमान की वजह से मैग्मा बन जाती है, वो पिघल जाती है, इसलिए वहां जाके चट्टान का क्या हो गया? विनाश हो गया, चट्टान नष्ट हो गई। इसलिए इस किनारे को या इस प्लेट को हमने क्या बोला? विनाशात्मक किनारा कहा। क्या बोला? विनाशात्मक किनारा। तो याद रहेगा अभिसारी प्लेट को विनाशात्मक किनारा। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा। 100 किलोमीटर मोटा स्थलखंड दूर जाएगा, नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा। नीचे के मैग्मा ऊपर आने से क्या होगा? वही जब मैग्मा जम जाएगा तो नवीन भूपटल का निर्माण होगा। नवीन भूपटल का निर्माण हो रहा है मतलब एक नवीन संरचना का निर्माण हो रहा है, नवीन संरचना की रचना हो रही है। इसलिए अपसारी किनारे को या अपसारी प्लेट को हम क्या कहते हैं? रचनात्मक प्लेट, या इनके किनारों को हम रचनात्मक किनारा कहते हैं। क्लियर? तीसरी जो प्लेट जिसमें आपस में वो रगड़ खा रही थी उसको संरक्षक सीमांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो प्लेट है आपस में रगड़ खाती है, वहां बहुत तीव्रता के भूकंप आते हैं, लेकिन वहां ना तो किसी भूपटल का विनाश हो रहा है और ना ही कोई नवीन भूपटल बन रहा है, इसलिए उसको हम संरक्षी किनारा भी कहते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको, जिसकी चर्चा अभी मैं थोड़ी देर में करने वाला हूं। क्लियर? तो ये प्लेटें समझ में आई आपको, और ये हलचल क्यों हो रही है, गति क्यों हो रही है, वो भी समझ में आया, क्योंकि होम्स ने जो बात कही है उससे ये चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ पे आपको। तो ये तीनों के जो सिद्धांत हैं, इनका जो मैंने निचोड़ बताया, सिद्धांत नहीं बताया तीनों का, मैंने थोड़ा सा उनका अंश बताया है, जो उनका जो मूल जो उन्होंने बात कही है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो उसको आप, उनकी जो मूल अवधारणा है उसको आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी वो जो मूल अवधारणा है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है, और इसलिए हमने बोला कि ये तीनों को मिलाकर के ये सिद्धांत दिया गया है, प्लेट वर्तनी की सिद्धांत। ठीक है, तो प्लेटों में गति क्यों हो रही है, क्लियर हुआ गया आपको?
प्लेटें कितने प्रकार की? टोटल 13 प्रकार की प्लेटें अमेरिकी अर्थ साइंस विभाग के द्वारा कहा गया। हालांकि नासा का मानना है कि 100 प्लेटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं, विवाद में नहीं पड़ना है कि कहाँ कम प्लेटें, किसने क्या कहा है, ठीक है, कहाँ ज़्यादा प्लेटें हैं। तो अमेरिकी अर्थ साइंस विभाग के द्वारा टोटल 13 प्लेटें हैं। 13 प्लेटों में जो 7 बड़ी प्लेटें हैं, कितनी बड़ी प्लेटें भाई? 7 बड़ी प्लेटें हैं और 6 छोटी प्लेटें। तो 7 बड़ी प्लेटों में कौन कौन सी प्लेट है? प्रशांत बड़ी प्लेट है, यूरेशिया बड़ी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया बड़ी प्लेट है, अफ्रीकी बड़ी प्लेट है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका प्लेट है। ये बड़ी प्लेट है। छोटी प्लेट में एक फिलीपींस प्लेट है, एक अरेबियन प्लेट है, एक कैरिबियन प्लेट है, एक कोकोस प्लेट है, एक नास्का प्लेट है जो एंडीज के पास में, एक स्कोशिया प्लेट है जो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। लेकिन काम ऐसे नहीं चलेगा, इसको हमको वर्ल्ड मैप में देखना होगा कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो चलिए इसको हम मैप में समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कौन सी प्लेट है। देखें भाई, पहले बड़ी प्लेट देख लो। तो बड़ी प्लेट में हमने क्या बोला? प्रशांत प्लेट। तो पूरी तरीके से ये पैसिफिक ओशियन है, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा, ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर का किनारा है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का ये वाला जो हिस्सा है ये, और ये जापान, कमचटका प्रायद्वीप, जापान, ताइवान, फिलीपींस, है ना, और ये पापुआ न्यू गिनी द्वीप से लेकर के ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, ये पूरा का पूरा कौन सी प्लेट है? प्रशांत प्लेट है। प्रशांत क्या है? महासागर है। तो कैसी प्लेट होगी? महासागरीय प्लेट होगी। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर बता दूं, ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाया है, ये प्लेट तो मैंने आप यहाँ पर बता दिया था, लेकिन एक चीज यहाँ पर आप याद रखें, 100 किलोमीटर मोटा स्थलखंड जिसको हमने प्लेट बोला, ये जो प्लेट होती हैं, प्लेट केवल महाद्वीपीय भी हो सकती है, प्लेट केवल महासागरी भी हो सकती है, प्लेट महाद्वीपीय के साथ साथ महासागरी भी हो सकती है। मतलब एक प्लेट महाद्वीपीय भी हो सकती है और महासागरी भी हो सकती है। देखिए उसी चीज को समझाने का प्रयास किया मैंने। ये जो 100 किलोमीटर मोटा स्थलखंड है, ये मैंने दिखाया, ये केवल क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? केवल महाद्वीपीय प्लेट है। ये वाला हिस्सा जो है वो केवल क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है। गहराई में क्या मिलेगा? महासागर मिलेंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है केवल दिखाने का प्रयास किया, ये केवल ये जो बॉर्डर बनी हुई है, ये केवल क्या है? ये ओशियन प्लेट है, महासागरी प्लेट है। लेकिन ये प्लेट जो ऐसी है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया इसका? ये एक ही संरचना दिख रही है, तो ये महासागर का हिस्सा हो गया और ये महाद्वीप का हिस्सा हो गया। मतलब एक प्लेट महाद्वीप का भी हिस्सा हो सकता है और महासागर का भी हिस्सा हो सकता है, इसलिए उसको हमने बोल दिया महाद्वीपीय सह महासागरी प्लेट। और ऐसी जो प्लेट है वो एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियाई प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशिया। तो याद रखना, यूरेशिया प्लेट को हम महाद्वीपीय प्लेट भी मानते हैं और महासागरी प्लेट भी मानते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? चलिए, तो समझ में आया आपको? 7 बड़ी प्लेटों में पहली प्लेट कौन सी? प्रशांत प्लेट। दूसरी बड़ी प्लेट यूरेशिया प्लेट। तो यूरेशिया प्लेट आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये वाला हिस्सा, इससे मिलकर के एक प्लेट बनती है, इसको हमने क्या बोला? यूरेशिया प्लेट। आप ये मत समझना कि केवल महाद्वीप एक प्लेट है और केवल महासागर एक प्लेट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि महाद्वीपों की जो अधिकतम गहराई होती है 25 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों की अधिकतम गहराई कितनी होती है? महासागरों की जो गहराई होती है वो 35 किलोमीटर तक होती है। 35 किलोमीटर के बाद महाद्वीप, महासागर खत्म हो जाते हैं। जबकि प्लेट की गहराई कितनी है? अरे प्लेट कितनी मोटी है? तो बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? चलिए, तो यूरेशिया जो है वो महाद्वीप और महासागरी दोनों ही प्लेटें हैं, इसको याद रखें। तो पहली प्रशांत प्लेट, दूसरी यूरेशिया प्लेट, तीसरी इसका पूरा नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है भाई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या इसे हम भारतीय प्लेट भी बोल देते हैं सामान्यतः। तो देखिए इधर ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है, यहां से लेकर के पूरा का पूरा ये प्लेट का जो सीमांत क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से ये प्लेट फैली हुई है। इस प्लेट को हमने क्या बोल दिया? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, या इसे हम भारतीय प्लेट भी बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा चौथी प्लेट है अफ्रीकी प्लेट। तो ये पूरा का पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके आसपास ये कैसी प्लेट है? ये अफ्रीकी प्लेट है, ये वाली, ये अफ्रीकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट।
इसके बाद है उत्तर अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट। तो ये देखें, इसके किनारे किनारे ये वाला जो हिस्सा, ये कैसी प्लेट है? ये उत्तर अमेरिकी प्लेट। उसी की बात है फिर दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो उत्तर अमेरिका के नीचे ये मिल गया आपको दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। और सातवीं जो बड़ी प्लेट है वो है अंटार्कटिका प्लेट। कौन सी प्लेट है? अंटार्कटिका। तो ये देखिए हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका प्लेट, क्लियर। तो ऐसी कितनी बड़ी प्लेटें हुई? 7 बड़ी प्लेटें। अब 6 छोटी प्लेट देख लीजिए आप। 6 छोटी प्लेटों में पहली प्लेट है जिसका नाम है फिलीपींस प्लेट। कौन सी प्लेट? फिलीपींस। जानते हैं कहां पर है फिलीपींस? पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस। बताया था मैंने आपको, मेरियाना गर्त उसी के पास में है, प्रशांत महासागर में। तो देखें ये पूरी की पूरी जो प्लेट है यहाँ पर, यहाँ एक प्लेट पाई जाती है। इस प्लेट को हम क्या कह देते हैं? फिलीपींस प्लेट। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये है बीच में फिलीपींस। तो फिलीपींस के आसपास ही एक क्षेत्र है, एक प्लेट है जिसको हम बोलते हैं फिलीपींस प्लेट। क्लियर है? फिलीपींस प्लेट। दूसरी जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट? अरेबियन। तो देखें यहाँ पर मध्य पूर्व के देश इन्हें कहा जाता है, जो मुस्लिम कंट्री है पश्चिमी एशिया में, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ठीक है ना। यहाँ पर एक प्लेट है, इसको हमने क्या बोल दिया? अरेबियन प्लेट, ठीक है। तो ये पश्चिमी एशिया में है ये अरेबियन प्लेट। तीसरा है कैरिबियन प्लेट। कैरिबियन प्लेट का है, आपने कैरिबियन सागर का नाम सुना होगा? नहीं सुना होगा तो क्रिकेट देखते होंगे आप लोग। वेस्ट इंडीज का नाम तो सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो क्रिस गेल को तो देखा होगा, देखा है ना। हाँ, वो यहीं का रहने वाला है। कहाँ का? वेस्ट इंडीज का। तो देखिए ये जो वेस्ट इंडीज है ये कैरिबियन सागर में है, ठीक है। हालांकि कैरिबियन सागर भी अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है, ये है। तो यहाँ पर कैरिबियन सागर में एक प्लेट है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हमने क्या बोल दिया? कैरिबियन प्लेट बोल दिया। मतलब उसी सागर में एंटीलीज द्वीप है, उसी एंटीलीज द्वीप पर वो देश है वेस्ट इंडीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद चौथी जो छोटी प्लेट है इसका नाम है कोकोस प्लेट। क्या नाम है भाई? नाम याद रखना है आपको, कोकोस प्लेट। अब ये जो कोकोस प्लेट है पनामा के पास है। कहाँ है पनामा? तो देखिए इधर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका का सबसे जो लास्ट देश है, सबसे साउथ में जो कंट्री है उसको हम पनामा कहते हैं। यहीं पर पनामा कैनाल है ना, पनामा नहर जो पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। इस पनामा नहर का निर्माण फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय किया गया था, स्टार्ट हुआ था 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। हालांकि मैकमोहन रेखा का निर्माण भी 1914 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने इस पनामा नहर को बनाने का विचार दिया था। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट मैंने आपको बता दिया, मुझे याद आ गया पनामा से, तो याद रखें आप। ये पनामा के पास में यहाँ पर एक प्लेट है जिसको हम पनामा प्लेट कहते हैं। कौन सी प्लेट कहते हैं? पनामा प्लेट। तो ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्लेट है। अरे प्लेट मतलब समझ रहे हो ना आप? मतलब यहाँ पर क्या होगा? 100 किलोमीटर गहरा भूभाग होगा। ये प्लेटें यहाँ पर टूटी हुई हैं, ठीक है। तो ये पनामा प्लेट। इसके बाद पनामा के बाद एक और प्लेट है जिसको हम बोलते हैं, अरे यार सॉरी, पनामा नहीं, उसको सॉरी, ये पनामा नहीं, ये कोकोस प्लेट है। ये कोकोस प्लेट है। कौन सी प्लेट है? पनामा के पास जो प्लेट है, ये प्लेट का नाम है कोकोस प्लेट। कौन सी प्लेट है? कोकोस। और ये कौन सी प्लेट देखी थी हमने? ये हमने देखी थी कैरेबियन प्लेट। ये कैरेबियन प्लेट है भाई, कैरिबियन सागर में। और पनामा के पास में जो प्लेट है, पनामा प्लेट नहीं, तो कोकोस प्लेट है, याद रहेगा आपको। तो पनामा के पास में कोकोस प्लेट। 5वें नंबर पे जो प्लेट है इसका नाम है नास्का प्लेट। कहाँ पर मिलेगी नास्का प्लेट? ये एंडीज पर्वत के किनारे आपको मिलेगी। एंडीज पर्वत का ये जो पश्चिमी भाग है, ये एंडीज पर्वत फैला हुआ है यहाँ पर साउथ अमेरिका में। ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, याद रखें, एंडीज। इसी के समानांतर यहाँ एक प्लेट पाई जाती है। इस प्लेट को हम बोल देते हैं, कौन सी प्लेट? नास्का। याद रहेगा, नास्का। तो ये नास्का प्लेट है भाई। एंडीज पर्वत के पश्चिम में आपको महासागर में नास्का प्लेट देखने को मिलेगी, पैसिफिक ओशियन में, है ना। पैसिफिक ओशियन में टूटा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है, नास्का। और छठवीं और लास्ट जो छोटी प्लेट है इसका नाम है स्कोशिया। क्या नाम है? स्कोशिया। ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में। तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में यहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है जिसका नाम है स्कोशिया प्लेट। कौन सी प्लेट? स्कोशिया प्लेट। क्लियर हुआ? तो बड़ी प्लेटें तो आपको नाम से याद रहेगा, लेकिन छोटी प्लेटें कौन कौन सी हैं क्लियर बता दूं आपको। एक देखिए हमने सबसे पहले फिलीपींस प्लेट,
तो ये पैसिफिक ओशियन में फिलीपींस, यहाँ पर फिलीपींस प्लेट है। दूसरी हमने देखी अरेबियन प्लेट, तो ये है पश्चिमी एशिया में, ये जो अरब देश है यहाँ पर अरेबियन प्लेट मिल जाएगी आपको। तीसरी कैरेबियन प्लेट, अभी बताया मैंने आपको, कैरेबियन सागर जो अटलांटिक का हिस्सा है। चौथी प्लेट है कोकोस प्लेट, तो ये पनामा के पास में ही यहाँ पर कोकोस प्लेट है। उसके बाद नास्का प्लेट, तो एंडीज पर्वत के पश्चिम में यहाँ पर नास्का प्लेट मिलेगी। और छठवीं जो प्लेट है जिसका नाम है स्कोशिया, तो ये कहाँ पर मिल जाएगी आपको, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्कोशिया प्लेट। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से 7 बड़ी और 6 छोटी, मतलब कुल 13 प्लेटें हमको पृथ्वी में देखने को मिलती हैं। इनकी मोटाई कितनी, 100 किलोमीटर। और ये किसका हिस्सा, स्थल मंडल का हिस्सा, जो किसके ऊपर तैर रही हैं, दुर्बल मंडल के ऊपर। आप ऐसे समझ लें, इसी वजह से क्या हो रहा है, इनमें मूवमेंट है, इसमें गति है, इनमें विवर्तनी की क्रिया हो रही है, जिसकी वजह से, और जो विवर्तनी की जो गति है, मूवमेंट जो है, वो 3 रूप में देखने को मिल रहा है। एक अपसरण के रूप में, दूसरा अभिसरण के रूप में, और तीसरा संरक्षक सीमांत के रूप में, मतलब आपस में क्या हो रही है, ये रगड़ खा रही है। क्लियर हुई ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अब ये जो प्लेटों में गति हो रही है, तो गति का कारण हमने देख लिया, दुर्बल मंडल है। गति का कारण हमने देख लिया, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। होम्स ने भी बताया था संवहन तरंग सिद्धांत में, क्या बोला, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ेगा। तो नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो चट्टानें आपको पिघली अवस्था में मिलेंगी। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, तो उसके 2 कारण बताए इन्होंने, एक तो रेडियो सक्रिय तत्वों का विखंडन, और दूसरा चट्टानों का दबाव, उस वजह से तापमान में वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि होगी तो चट्टानें पिघलेंगी, और चट्टानें पिघलेंगी तो संवहन की क्रिया होगी, जिसकी वजह से उस संवहन की क्रिया से जो नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर धक्के मारेगा तो क्या होगा, भूकंप भी आएंगे, और जब धरातल को तोड़कर वो ऊपर आएगा तो क्या होगा, वॉल्केनो एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो देखो अब उसमें जो 3 किनारों की बात हुई है, इसमें जो पहला किनारा है इसको हमने बोला अपसारी किनारा, ठीक है, अपसारी किनारा, ठीक। जब भी मैंने अभिसारी पहले बताया था, यहां पर लिखा हुआ है अपसारी। अपसारी किनारा या इसी किनारे को हम क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारा कहते हैं। रचनात्मक किनारा या अपसारी किनारा, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ये हो रहा है कि जो 2 प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं। तो यहां जा रही हैं 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में। कौन कौन सी प्लेट है भाई, उत्तर अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। तो उत्तर अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, देखें डायरेक्शन से समझे चीजों को, ये इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में मूव कर रही है। तो दोनों प्लेटें जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। 100 किलोमीटर मोटी प्लेट है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या होगा, भ्रंश का निर्माण होगा, अरे होगा, यहां दरार का निर्माण होगा, यहां पर प्रेशर कम होगा। जैसी प्रेशर कम होगा, दबाव कम होगा, तो नीचे का जो मैग्मा है वो लावे के रूप में धरातल के ऊपर आएगा, महासागरों में ऊपर आएगा। और विश्व का एक सबसे लंबा कटक बना, जिसकी लंबाई 14,400 किलोमीटर में है, जो उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। और ये जो मध्य अटलांटिक कटक है वो अटलांटिक ओशियन में है, इसलिए अटलांटिक ओशियन भी आपको एस की आकृति में फैला हुआ मिलेगा। कैसे फैला है, एस की आकृति में फैला है अटलांटिक ओशियन। तो क्या ये समझ में आया आपको? तो इसमें क्या हो रहा है, इसको रचनात्मक किनारा हमने क्यों बोला, हमने रचनात्मक किनारा इसलिए बोला क्योंकि यहां से नीचे से मैग्मा ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये क्या हुआ, जम गया, ठंडा हुआ, ठंडे होने से कटक का निर्माण हुआ, मतलब एक नवीन भूपटल का निर्माण हुआ, एक नवीन भूपटल की रचना हुई। इसलिए इस किनारे को हम क्या कह देते हैं, रचनात्मक किनारा, या अपसरण प्लेट को, जहां अपसरण की क्रिया हो रही है, उसे हम रचनात्मक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई? तो नवीन भूपटल से इसको दे दिया हमने रचनात्मक प्लेट या रचनात्मक किनारा नाम, ठीक। इसमें दूसरा जो मूवमेंट होता है, दूसरी जो गति होती है, वो कौन सी गति है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिसरण की क्रिया कहते हैं। अभिसरण, डाइवर्जन, या इसको हम डाइवर्जेंट फ्रंटियर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं,
जब 100-100 किलोमीटर मोटी प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? बीच वाला भाग ऊपर उठेगा। किस रूप में? वलय के रूप में। तो किसका निर्माण होगा? वलयदार पर्वतों का निर्माण होगा। इसमें एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट, एक प्लेट महासागरीय प्लेट। मैंने बोला महासागरीय जो प्लेट होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो जो महासागरीय प्लेट होगी वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्या करेगी? सबडक्ट करेगी, उसका प्रविष्ठन होगा। और जब अंदर प्रवेश करेगी तो जितने अंदर जाएगी तो महाद्वीप और महासागर के किनारों पर किसका निर्माण होगा? खाज का निर्माण होगा, ट्रेंच का निर्माण होगा, या जिसको हम गर्त कहते हैं, गर्त का निर्माण होगा। तो दुनिया के जितने गर्त हैं वो दो प्लेट के सीमांत क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो मेरियाना गर्त हो प्रशांत महासागर का, चाहे अटलांटिक महासागर का प्यूटोरिको गर्त हो, चाहे हिंद महासागर का जावा और सुंडा गर्त हो। जितने भी गर्त हैं पूरे वर्ल्ड में 57 गर्त का पता चला है। कितने गर्त का पता चला है? 57। प्रशांत महासागर में 32 गर्तों का पता चला है, अटलांटिक ओशियन में 19 गर्तों का पता चला है, हिंद महासागर में 6 गर्तों का पता चला है। ये सारे के सारे गर्त आपको कहां मिलेंगे? दो प्लेटों के अभिसरण या अभिसारी सीमांत में ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा, महासागरीय प्लेट उसका घनत्व ज्यादा होता है, तो वो उसका भूगर्भ में प्रविष्ठन ज्यादा होगा। कहां तक प्रविष्ठन होगा? जितनी गहराई में वो जाएगी, जब वो चले जाएगी बेनी ऑफ जोन में। बेनी ऑफ जोन क्या होता है भाई? सुन लीजिए। तो जो बेनी ऑफ जोन होता है, बेनी ऑफ जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जाकर चट्टानें अधिक तापमान की वजह से पिघल जाती हैं। बेनी ऑफ जोन क्या होता है? मेंस में पूछ लेता है कई बार 3 नंबर में। चट्टानें अधिक गहराई में जाकर जहां एक निश्चित तापमान की वजह से पिघल जाती हैं, उस क्षेत्र को हम बेनी ऑफ जोन कहते हैं। तो वहां चट्टानें क्या हो गई? पिघल गई तो क्या बन गया? अरे बोलो, मैग्मा। अब जब मैग्मा बन गया, मैग्मा गर्म है, तो कौन सी धाराएं उत्पन्न होंगी? संवहन की धाराएं उत्पन्न होंगी। यही संवहन की धाराएं जब ऊपर धक्के मारेंगी तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उनके सीमांत किनारों पर भूकंप आएंगे। और जब ये नीचे का मैग्मा बेनी ऑफ जोन से संवहन धाराओं के कारण जब ऊपर आ जाएगा, तो कमजोर धरातल को तोड़ के जब ऊपर आ जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी की क्रिया कहेंगे। तो समझ में आ गया? तो जहां जहां दो प्लेटें टकराएंगी वहां वहां क्या क्या होगा? दो प्लेटें टकराएंगी वहां भूकंप आएंगे। दो प्लेटें आपको टकराएंगी, जहां आपस में टकराएंगी उनके सीमांत क्षेत्र में आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। जहां दो प्लेटें आपस में टकराएंगी वहां नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति होगी, वलयादार पर्वतों की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? देख लें कुछ पर्वत। तो विश्व के जितने नवीन मोड़दार पर्वत हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। देख लीजिए, उत्तर अमेरिका में रॉकी माउंटेन, ये देखो यहां पर एक पर्वत है उत्तर अमेरिका में। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। दो प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से उत्तर अमेरिकी प्लेट और ये कौन सी प्लेट है? यूरेशिया प्लेट, ये सॉरी प्रशांत प्लेट है। प्रशांत प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट के टकराने से यहाँ पर एक विशालकाय वलयादार पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है रॉकी। उसी तरीके से यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में यहाँ दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं जिसकी वजह से एक विशालकाय पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है एंडीज, जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। इसी तरीके से यहाँ पर यूरेशिया प्लेट है, यहाँ पर अफ्रीकी प्लेट है, दोनों प्लेटें आपस में टकराई, इसकी वजह से यूरोप में एक विशालकाय पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है आल्पस पर्वत। उसी तरीके से यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में एक पर्वत की उत्पत्ति हुई है जिसका नाम है एटलस पर्वत। इसी तरीके से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको हमने बोला, और एक यूरेशिया प्लेट है, दोनों प्लेट के आपस में टकराने से एक विशालकाय पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है हिमालय, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। आ गई बात समझ में? तो ये सब कैसे पर्वत हैं? वलयदार पर्वत हैं, नवीन पर्वत हैं, ये मोड़दार पर्वत हैं। और तो सारे के सारे नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो सारे पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हो रही है? दो प्लेटों के आपस में टकराने से। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिसरण की क्रिया। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा। अपसरण, अभिसरण, कंफ्यूज तो नहीं होगे? अभिसरण मतलब टकराना, अपसरण मतलब दूर जाना। तो
अभी सारी, तो पर्वत की उत्पत्ति हो रही है। जहाँ एक प्लेट अंदर सबडक्ट करेगी वहाँ गर्तों की उत्पत्ति होगी, ट्रेंच होगी। अभी मैंने बताया विश्व में जितने गर्त हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ एक प्लेट अंदर जा रही है, अंदर सबडक्ट कर रही है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको जब दो प्लेटें टकराएंगी तो भूकंप देखने को मिलेंगे। तो विश्व में जितने भी भूकंप आते हैं सारे के सारे ज्वालामुखी, सारे के सारे भूकंप आपको एक निश्चित पेटी में देखने को मिलेंगे। जब दो प्लेटें टकराएंगी तो भी भूकंप आएंगे। जब वॉल्केनो एक्टिविटी होगी, नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा तो भी क्या होगा, भूकंप आएंगे। अरे आएंगे। कहाँ ज्यादा तीव्रता के भूकंप आएंगे, दो प्लेटें टकराएंगी तो ज्यादा तीव्रता के भूकंप आएंगे। नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा तो भूकंप आएंगे। महासागरी जो कटक हैं वहां पर जब मैग्मा ऊपर आता है, प्लेटें दूर जाती हैं तो वहां छिछले भूकंप आते हैं, कम गहराई वाले भूकंप आते हैं। वहां भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं होती। लेकिन जहां प्लेटें आपस में टकराती हैं, जहां अपसरण की क्रिया अभिसरण की क्रिया होती है, वहां भूकंप अधिक तीव्रता के आते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? अब देखें, यहां पर आपको सारे ज्वालामुखी और विश्व के सारे ज्वालामुखी और विश्व के सारे भूकंपी क्षेत्र एक निश्चित पेटी में ही देखने को मिलते हैं। तो यहां देखा हमने, ये प्रशांत महासागर का किनारा है, ये भी प्रशांत महासागर का किनारा होगा, ये पश्चिमी किनारा है, ये पूर्वी किनारा है। अरे पृथ्वी गोल है ना। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है, इसकी जो किनारे वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। क्यों कहा जाता है? या इसको परिप्रशांत मेखला कहा जाता है, क्योंकि यहां पर प्लेटें क्या हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, और टकराने की वजह से इस पूरी की पूरी प्लेट में आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे भाई? ज्वालामुखी। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत में आपको कुछ ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका में देख लीजिए, यहाँ पर आपको रेनियर, हुड, शास्ता, ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? रॉकी पर्वत पर है, अमेरिका में। नीचे आ जाइए, मैक्सिको में आपको एक ज्वालामुखी देखने को मिलेगा जिसका नाम है पोपोकाटेपिटल। और नीचे आ जाइए तो एंडीज पर्वत में आपको कुछ ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। इक्वेडोर में मिलेगा आपको कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, एक्टिव वॉल्केनो है, लगातार लावा निकलता है यहां से। और नीचे आ जाओ तो यहां पर चिली में आपको मिलेगा अकांकागुआ, एंडीज पर्वत पर ही है, कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो और अकांकागुआ ज्वालामुखी। ठीक है, तो पूरी की पूरी ज्वालामुखी की पेटी है यहाँ पे। क्यों संभव हुआ एक निश्चित पेटी में? क्योंकि यहाँ प्लेटों का क्या हो रहा है, प्लेट अभिसरण की क्रिया हो रही है। अरे है, दो प्लेटें आपस में यहाँ पर टकरा रही हैं, वही क्रिया यहाँ भी हो रही है। तो देख लो आप यहाँ पर जापान, अभी मैंने आपको बताया था फ्यूजियामा फौसा मेघना ज्वालामुखी। जापान के नीचे आ जाओ तो यहाँ पर आपको ताइवान में भी ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नीचे आ जाइए तो आपको फिलीपींस में ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। फिलीपींस में आपने सुना होगा आप मेयान ज्वालामुखी, यहाँ फिलीपींस में। और नीचे आ जाओ तो यहाँ पर इंडोनेशिया, यहाँ पर आपको क्राकाटोआ ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। तो ज्वालामुखी भी है, लावा निकल रहा है, तो इसे क्या बोल दिया? प्रशांत महासागर का अग्नि वलय बोल दिया। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्यों कहा जाता है, या लिखने आ जाएगा, आप उसके ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं। तो जब ज्वालामुखी की क्रिया होगी, प्लेटें टकराएंगी, लावा निकलेगा, टकराने से भी भूकंप आएंगे और लावा के निकलने से भी भूकंप आएगा। तो जहां जहां ज्वालामुखी क्रिया हो रही है वहां वहां भूकंप भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भूकंप के का कारण भी क्या हुआ? दो प्लेटों का अभिसरण। लेकिन एकमात्र कारण नहीं है भूकंप की उत्पत्ति का, लेकिन मुख्य कारण है। क्या ये चीज क्लियर हुई भाई? चलो, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब इसको हमने विनाशात्मक किनारा क्यों कहा, या इसको हमने विनाशात्मक प्लेट क्यों कहा? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लेट जिसका घनत्व ज्यादा है वो प्रविष्ट कर रही है भूगर्भ में, और अधिक गहराई में जाकर के वो अधिक तापमान की वजह से पिघल जा रही है। तो पिघलने की वजह से क्या हो गई? चट्टान का विनाश हुआ, अरे नष्ट हो गई। तो उसका विनाश हुआ, इसलिए इस प्लेट को क्या बोल दिया? विनाशात्मक प्लेट, या इसी को हमने विनाशात्मक किनारा बोल दिया। क्लियर है? चलिए, तो दो गति देख ली आपने, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें अच्छे से। अरे आई या नहीं आई? आ गई। चलो, तीसरा किनारा है कौन सा? संरक्षक किनारा। संरक्षक, इसका नाम संरक्षक क्यों? संरक्षक इसलिए, ना तो यहां कोई प्लेट भूगर्भ में प्रवेश कर रही है और ना ही किसी नवीन भूपटल का निर्माण हो रहा है।
इसलिए इसको क्या बोल दिया, संरक्षक किनारा बोल दिया। क्लियर है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि दो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं। दो प्लेटों का जो सीमांत क्षेत्र होगा, कौन सा है सीमांत क्षेत्र, ये वाला, अरे होगा। तो रगड़ खाने की वजह से यहाँ पर अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। क्लियर। एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, मतलब ये जो है, ये जो सीमांत क्षेत्र है, ये दोनों जो क्षेत्र आपस में टकरा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर भयंकर भूकंप आते हैं। इसे कहा जाता है ट्रांसकरेंट भ्रंश। क्या कहते हैं, ट्रांसकरेंट भ्रंश। आपने नाम सुना होगा, आपने अमेरिका में यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। क्या नाम है, अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया। यहाँ पर ये ट्रांसकरेंट भ्रंश आपको देखने को मिलेंगे जिसका नाम है सैन एंड्रियास भ्रंश। तो कैलिफोर्निया में जो भ्रंश है उसका नाम क्या है, सैन एंड्रियास भ्रंश। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। तो सैन एंड्रियास भ्रंश आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यह आपको कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगा। यह है कैलिफोर्निया। सैन एंड्रियास भ्रंश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ दो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कौन सी प्लेट है, यहाँ पर उत्तर अमेरिकी प्लेट। ठीक है, आप यहाँ पर याद रखिएगा, संरक्षक किनारा, जहाँ दो प्लेटें आपस में रगड़ खाएं वहाँ पर किसका निर्माण होता है, सैन एंड्रियास भ्रंश का निर्माण होता है। क्लियर है। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये तीनों ही किनारे समझ में आ गए होंगे और तीनों ही जो क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं प्लेटों के, जो प्लेटों में जो मूवमेंट है, प्लेटों में जो गति है, वो किस तरीके की गति हो रही है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ ये चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्लियर। तो प्लेटों में हमने तीन गति देखी, अपसरण, अभिसरण और संरक्षक सीमांत, और उसको मैंने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का भी प्रयास किया है। क्लियर। तो ये जो अभी सारी सीमांत है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये कौन सी प्लेट है, दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, एक यूरेशिया प्लेट है और एक कौन सी प्लेट है, भारतीय प्लेट, या उसी को हम क्या कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, इनके टकराने की वजह से बीच में क्या हुआ, वलन हुआ, होगा वलन, और जब बीच में वलन हुआ तो एक विशालकाय वलयाधार पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है हिमालय। तो किसकी उत्पत्ति हो गई, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। अब हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों ने ही क्या हुआ, हिमालय से जो नदियां निकली, सदावाहिनी नदी बहती है वहाँ पर, हमेशा साल भर बहती हैं। इन नदियों ने अपने साथ मलबा लेकर के आई, जलोढ़ मिट्टी को लेकर के आई, एलुवियल सॉइल लेकर के आई और हिमालय के नीचे बिछाती गई, जमा करती गई, जिसकी वजह से किसका निर्माण हो गया, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हो गया। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई बता दोगे आप, एग्जाम में पूछा जाता है, हिमालय की उत्पत्ति बताइए। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति बताइए, तो बता देंगे, क्योंकि यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट की आपस में टकराने से बीच में जो तैथिस सागर था उसमें वलन हुआ और एक वलयदार पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है हिमालय। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने जो अवसाद लेकर के आई और उत्तर भारत में जो जमा की, उसकी वजह से दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मृदा का मैदान बना, जिसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान की भी उत्पत्ति बता सकते हैं, हिमालय की भी उत्पत्ति बता सकते हैं, किसके अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार। क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि जो प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत हैं वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, बल्कि बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे भूगर्भ शास्त्री हैं, जिनके सिद्धांतों को मिलाकर के ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसमें तीन लोग मुख्य हैं, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, हैरी हेस का समुद्री नीतल प्रसार सिद्धांत और होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। ठीक है, और ये 1960 के दशक में सिद्धांत दिया गया था। प्लेटें 100 किलोमीटर मोटा स्थलखंड होता है और जो दुर्बल मंडल है 100 से 200 किलोमीटर, वो अधिक गहराई में जाने की वजह से तापमान क्या होता है, वहाँ पे तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे ऊपर जो प्लेटें हैं उसमें मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट होता है ये तीन प्रकार से होता है। एक जिसमें दो प्लेटें आपस में टकराती हैं जिसको हमने अभिसरण कहा, दूसरा जिसमें दो प्लेटें आपस में अपोजिट साइड में जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, जिसको हमने अपसरण कहा, और तीसरी कंडीशन होती है जहां प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, जिसको हमने संरक्षक सीमांत कहा, और उसको यहाँ पर हमने डायग्राम से समझने का प्रयास किया है।
टोटल 13 प्लेट हैं अमेरिकी अर्थ साइंस विभाग के द्वारा, जिसमें हमने देखा 7 बड़ी प्लेटें हैं और 6 छोटी प्लेट हैं। और मैंने आपको बताया कुछ प्लेट केवल महाद्वीपीय प्लेट हैं, कुछ प्लेट केवल महासागरीय प्लेट हैं, लेकिन कुछ प्लेट ऐसी हैं जो महाद्वीप और महासागरीय दोनों हैं। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, जैसे यूरेशिया प्लेट। क्लियर है? चलिए, तो ये महाद्वीपीय, ये प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत हैं। और ये जो प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत हैं, इसने बहुत सारी भू आकृति विज्ञान की समस्याओं को हल करने का, समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे विश्व में जितने नवीन मोड़दार पर्वत हैं, पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में इसने सटीक व्याख्या की है। विश्व में जितने भ्रंश बनते हैं, जितने दरार बनते हैं, भ्रंश और दरारों का निर्माण क्यों होता है? दो प्लेटों के दूर जाने से, अपसरण की क्रिया से भ्रंश का निर्माण होता है। विश्व में जितने भी महासागरीय कटक हैं, चाहे वो अटलांटिक महासागर में हो, चाहे वो पैसिफिक ओशियन में हो, चाहे वो हिंद महासागर में हो, करगुलेन कटक है, वॉल्विश कटक है, या चैलेंजर कटक है, जितने भी गर्त हैं, जितने भी कटक हैं, इन सब की उत्पत्ति कौन बताता है? अपसरण सीमांत बताता है। भूपटल का विनाश कैसे हो रहा है, भूपटल का निर्माण कैसे हो रहा है, इसकी भी व्याख्या प्रस्तुत की है प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत ने। विश्व में जितने भी गर्त हैं, वो सारे के सारे गर्त महासागरों के किनारे वाले भाग में या महाद्वीपों के किनारे ही क्यों देखने को मिलते हैं, तो इसकी भी व्याख्या होती है। क्योंकि दो प्लेटें, महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराती हैं, तो एक प्लेट जो सबडक्ट कर रही है, वहाँ पर खाज बनता है, जिससे गर्तों का निर्माण होता है। तो आप देख लो, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, वो आपको फिलीपींस के किनारे मिलेगा, आपको मिलेगा, महाद्वीप के किनारे है, लेकिन है कहाँ पर? महासागर में, पैसिफिक ओशियन में है वो। तो क्लियर हुई? चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बोले भाई? ठीक है। तो ये था प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत। और इस सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इसकी जो पुष्टि है, या जो प्रमाण के रूप में आप इसको देख सकते हैं, जितने भी महाद्वीपों के किनारे किनारे जो बड़े बड़े विशालकाय पर्वत हैं, वो इसका प्रमाण है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो हाइट है, लगातार यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने की वजह से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। ये इस बात को बताता है कि यहाँ पर यूरेशिया और भारतीय प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, या अभिसरण की क्रिया हो रही है। तो हिमालय की ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। उसी तरीके से जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, वहाँ जहाँ कटकों का निर्माण हो रहा है, तो कटक के किनारे आपको, जैसे जो मध्य अटलांटिक कटक है अटलांटिक ओशियन में, वहाँ कटक के किनारे आपको चट्टानों की उम्र कम देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे कटक से आप दूर जाते जाएंगे, वहाँ आपको, मतलब कटक के किनारे चट्टान की आयु कम देखने को मिलेगी, जबकि चट्टानों से दूर जाने पर आपको चट्टानों की आयु अधिक देखने को मिलेगी। वैसे ही आपने एक द्वीप का नाम सुना होगा, हवाई द्वीप। सुना है हवाई द्वीप का नाम? हवाई द्वीप, जिसे पैसिफिक ओशियन का या प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, वो हवाई द्वीप प्रतिवर्ष 8 सेंटीमीटर की दर से, हवाई द्वीप प्रतिवर्ष 8 सेंटीमीटर की दर से जापान की दिशा में, जापान की ओर मूव कर रहा है, जापान की ओर खिसक रहा है, जापान की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लेटों का अपसरण हो रहा है, प्लेटें खिसक रही हैं, प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव कर रही हैं। ये चीज़ समझ में आई है आपको? तो ये सिद्धांत हैं प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, या अदर स्टेट पीएससी में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वनडे एग्ज़ाम भी आप दे रहे हैं, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, जिसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं, और कमियां ये हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये नवीन मोड़दार पर्वतों की व्याख्या तो करता है, लेकिन ये जो प्राचीन मोड़दार पर्वत हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाता। जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो पर्वत हैं, उनकी उत्पत्ति की व्याख्या
नहीं कर पाता। तट के किनारे जो पर्वत हैं उनकी व्याख्या तो करता है, लेकिन महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो पर्वत हैं उनकी व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पाता है। क्लियर। दूसरी बात ये कि जो प्लेट वर्तनी के सिद्धांत है, इसमें जो प्लेटों की संख्या बताई गई है, प्लेटों की संख्या को लेकर के विवाद है। जैसे हमने देखा अमेरिकी अर्थ साइंस विभाग ने 13 प्लेट बोला, जबकि जो नासा है, नासा का मानना है कि 13 नहीं बल्कि विश्व में कुल पृथ्वी पर 100 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं? 100 प्लेटें हैं। तो इस बात को लेकर के भी विवाद बना हुआ है। एक बात ये भी है कि जो ये प्लेट वर्तनी के सिद्धांत हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी प्लेट, ये जो जितने भी जो प्राचीन पर्वत हैं इनकी उत्पत्ति की ये सटीक व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तो उसमें कुछ पर्वत हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपने सुना होगा। इसी तरीके से जो ब्राज़ील के पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाता है। इसी तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका में पर्वत हैं, ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत, ये प्राचीन पर्वत हैं। भारत में जैसे अरावली पर्वत हैं, ये प्राचीन पर्वत हैं, इनकी व्याख्या ये प्लेट वर्तनी के सिद्धांत नहीं कर पाता है। ठीक, तो इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसकी चर्चा आज हम लोगों ने की। तो भू आकृति और भू भौतिकी, भूगोल की जो जटिल समस्याएं थीं, उन समस्याओं को सुलझाने में इस सिद्धांत ने अपना अहम रोल प्ले किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।